अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज ज़रा बात करते हैं पाक भारत तनाज़े, उसमें चीन के किरदार और फिर अमेरिका की उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की। मामला कुछ यूँ है कि अमेरिका चीन माशी और सिक्योरिटी जायज़ा कमीशन ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट अपनी सालाना सबमिट करवाई है, जिसके अंदर जो मई के अंदर पाकिस्तान भारत स्टैंड ऑफ हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए, उसका जिक्र भी किया गया है। अब ऑब्वियसली ये जो जिक्र है ये अमेरिका ने अपने अपने तनाजुर में अपने पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर तज्जिया तबसरा किया, रिपोर्ट किया है, लेकिन ख़ासी अहमियत का हामिल है, ख़ासकर उस वक्त जब ना सिर्फ अमरीकी सदर ट्रंप क्रेडिट लेते हैं बार बार ये जंग रुकवाने का, उसमें फिर जिस तरह से भारत की तरफ से बार बार ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि आगे कुछ मज़ीद कार्रवाई का इशारा या इरादा भारत रखता है। ऐसे में ये सारा क्या अहमियत रखता है, इसके क्या मानी हैं, ये जो ज़िक्र हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर, इसको किस तरह से ताबीर किया जाए, ये सब कुछ अपने तज्जियाकारों से ज़रा समझते हैं। और इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या पाकिस्तान की ये जो बर्तरी थी मुस्तकबिल में ख़ित्ते में भारतीय जारहियत रोकने में कोई मदद दे सकती है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मोहम्मद अली साहब, शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे ये रिपोर्ट और इसकी अहमियत, जहां इसके अंदर तबसरा तज्जिया किया गया है पाक भारत जंग में चीन के किरदार के ऊपर, वहाँ इस तरह से इसके ऊपर रोशनी डाली गई है और पिक्चर पेंट की जा रही है कि इस तनाज़े का फ़ायदा उठाया चीन ने अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं उसकी तशहीर के लिए, उनको उनकी आजमाइश के लिए, और फिर उसको एक बड़े थ्रेट के तौर पर पेश किया गया है। क्या समझते हैं, क्या ये कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए या फिर ये एडवांटेज देता है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत अहम और दिलचस्प मौजूद आज आपने इंतखाब किया है। मैं समझता हूँ कि पहले तो जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, मैं चूँकि ख़ुद भी यूएस कांग्रेस को बहुत सालों तक कवर भी करता रहा हूँ, वाशिंगटन में रहा हूँ, वहाँ के कई थिंक टैंक्स के साथ मैंने काम किया है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, अमेरिका का चूँकि आप जानती हैं कि एक ओपन सिस्टम है जिसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट, एनालिसिस कांग्रेस को और उनके अरकान को, हुकूमत को रेगुलरली मिल रहा होता है, और मुख्तलिफ राय होती है उनकी, उन थिंक टैंक्स की इनपुट, उनकी आइडियोलॉजी, उनका एजेंडा, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, तो यूज़फुल होती है। अच्छा, लेकिन इसमें वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये जो एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है, ये हेल्दी एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये कोई उनकी हुकूमत की पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करती, ये वाज़ेह करना ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी कई दफ़ा, यूएस कांग्रेस ने भी कई दफ़ा मुझे इंटरव्यू किया है साउथ एशिया के हवाले से, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, तो वो एक इंक्लूसिव और एक पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं जो कि इन्फॉर्म्ड होता है, लेकिन हुकूमत वक्त का या पेंटागन का उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक पहलू मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। ऑल्सो मेरा ख्याल है ये भी कि ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ऐसा तासुर जा रहा है कि कांग्रेस की रिपोर्ट है, बट ये कांग्रेस को रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उनकी कमेटी की जानिब से, ऐसा ही है ना? जी देखें, जी मैं वही उसी को वाज़ेह करना चाहता हूँ। दो तरह की रिपोर्ट्स होती है, कुछ रिपोर्ट्स कांग्रेस को सबमिट कराई जाती हैं जो कांग्रेशनली मैंडेटेड होती हैं, और कुछ कांग्रेस के अंदर भी एक थिंक टैंक मौजूद है जिसको सीआरएस कहते हैं, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, जो कि जब भी किसी कोई मेजर इशू के ऊपर कांग्रेस उनको ऑर्डर भी कर सकती है कि जी हमें एक एनालिसिस करके दे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन लोगों को, आपको शायद उमर चीमा साहब बेहतर बताएंगे, लोगों को पता ही नहीं है इसी किस्म का रिसर्च एनालिसिस विंग जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी मौजूद है, वहाँ पे भी रिसर्चर काम करते हैं, और उनसे भी जो ज़्यादा इल्म दोस्त और बाशऊर मेंबरान हैं वो इनपुट लेते रहते हैं। बहुत साल पहले मैंने उसकी एक असेसमेंट भी की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड इनपुट का कल्चर शायद पाकिस्तान की इन्फॉर्म्ड डिबेट में है नहीं। एनीवे, कमिंग टू द कंटेंट पे हम आते हैं। देखें, अंग्रेजी का एक ज़रबुल मिसल है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अच्छा, जंग में जब भी कोई जीत होती है तो उससे ज़ाहिर बात है सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक अहम पहलू आपके सामने ये रखता हूं कि दुनिया के ममालिक जिन जिन के हथियार उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो आज की दुनिया में एक कट थ्रोट जो इकोनॉमिक कंपटीशन है ना डिफेंस इंडस्ट्री में, उसमें उसको मार्केटिंग के लिए डेफिनेटली उजागर करते हैं। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जो तुर्की की कंपनियां हैं,
तुर्की का मीडिया है वो भी कह रहा था कि जनाब पाकिस्तान ने हमारे ड्रोन इस्तेमाल किए हैं तो इसलिए पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। अच्छा, फिर आपने देखा कि राफेल कंपनी जो राफेल के जो जहाज हैं वो डेजोल्ट एक लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर है फ्रेंच के, उनके शेयर्स गिर गए। ये एक हकीकत है कि गिर गए थे उनके शेयर्स, यानी कि उनकी जो जिस तरह उनको इस्तेमाल किया गया भारतीय फ़ज़ाइया ने, उसकी वजह से उनकी साख और उनके कारोबारी मफादात पर भी असर पड़ा। अच्छा, इसी तरह ये भी एक हकीकत है कि चीन की टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है, उसने इस दुनिया में इस वक्त ये बात साबित कर दी इस साल कि उनकी और अमेरिका और मगरबी ताकतों के दरमियान टेक्नोलॉजी का जो फ़र्क है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और ये दुनिया की टेक्नोलॉजी के कंपटीशन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जिसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है, क्योंकि मगरबी जो सोच और तासुर पाया जाता है वो अभी भी एक सॉर्ट ऑफ कंप्लेसेंसी और कॉन्फिडेंस का है कि जी अभी चीन को टाइम लगेगा हम तक कैचअप करने में। लेकिन जब पाकिस्तान के ने PL-15 को यूज़ किया, J-10C को यूज़ किया और मतलब यूरोप के बेहतरीन जहाज को, मुझे यूं कहने दीजिए, राफेल को जिस तरह उन्होंने गिराया अपनी हदूद के अंदर भारत के इतनी दूर के फासले से, तो उससे यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर भी एक, मैं समझूंगा कि उसको तशवीश नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से परेशानी इस तरह से हुई कि उन्होंने अपनी जो उनकी मिसाइल बनाने वाली कंपनी अमेरिका की, रेथॉन कहते हैं उसको, जो सारे मिसाइल्स उनकी एयरफोर्स के तकरीबन वो रेथॉन बनाती है, उसको ऑर्डर किया कि आप भी मजीद लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप करना शुरू करें, क्योंकि जो मौजूदा अमेरिकी फ़ज़ाइया के पास भी एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनकी रेंज PL-15 के मुकाबले में कम है। तो बात यह है कि जब दुनिया में कोई भी जंग होती है, शॉर्ट कमेंट ये है कि उससे सबक पूरी दुनिया हासिल करती है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने हासिल नहीं किए, और उसके मुताबिक अपने असलहे में, अपनी हिकमत अमली में, अपनी टैक्टिक्स और ट्रेनिंग में तब्दीली लाती है। लास्ट कमेंट ये है कि जनाब 5 चीज़ों पे इसका असर पड़ा है। ये रिपोर्ट रिकॉग्नाइज करती है, एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान की प्लानिंग और हिकमत अमली सुपीरियर थी, पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट की टैक्टिक्स थी वो सुपीरियर थी, हमारी ट्रेनिंग का मेयार बेहतर है, और साथ ही साथ हमारा चूंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में जाते हैं। मैं खुद चूंकि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एयर वॉर कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो वहाँ पे 30 से 40 ममालिक के अफसरान आकर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो जो उस ट्रेनिंग के प्रोसेस से पाकिस्तानी गुजर रहे होते हैं, उनको 30-40 ममालिक के जंगी जो हिकमत अमली और तारीख से वाबस्तगी हासिल होती है। इंडिया में ये किसी हद तक उनका वेस्ट के साथ इंटरेक्शन रीसेंट है और लिमिटेड है। आखिरी बात जो एक डिसाइसिव फैक्टर है मैं बताना चाहूंगा, वो इंटेलिजेंस का है, और इसका एतराफ अलीना ये रिपोर्ट से ज्यादा मैं कहता हूं कि भारत की फौजी क़यादत ने किया था बुनियादुल मरसूस के बाद। आपको याद होगा कि उनके फौजी क़यादत ने मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया था कि जनाब हम जो भी प्लान बनाते थे, जो भी फैसला करते थे, जो भी एक्शन लेते थे, यूं लगता था कि पाकिस्तान को पहले से उसका इल्म है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ फनी महारत और हथियारों के बेहतर इस्तेमाल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस को इतने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया कि उनकी हर चाल, उनकी हर एक्टिविटी, उनका हर प्लान हमें पहले से पता होता था, तो हमें वो आउटस्मार्ट या सरप्राइज करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें हमारी, मैं समझता हूँ, इंटेलिजेंस जो सर्विसेज हैं वो भी तारीफ की मुस्तहिक हैं। सिर्फ हमारे जो पायलट्स हैं और जो जवान हैं वो तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, और ये एक इंटरनेशनल एक तरह से रिकॉग्निशन है। और इसका नुक्ते अरूज ये है कि फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब को अमेरिका में व्हाइट हाउस में तलब किया गया, और उनको उन्होंने एक लंच किया अमेरिकी सदर के साथ, जो कि एतराफ़ है। जबकि आप देख रहे हैं कि भारतीय लीडरशिप जो है वो तो मुंह छिपाती फिर रही है। उनको भी बुलाया था उन्होंने कहा नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा चीमा साहब, जब आप देखते हैं जिस तनाजुर में, ऑब्वियसली अमेरिका ने अपने तनाजुर में चीन से मुतल्लिक उन्होंने कंसर्न्स उठाए हैं, आप इसका किस तरह से तज्जिया तबसरा करते हैं? देखिए, एक तो अगर इस सारे अमल में प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते तो हमारी विक्ट्री इतनी इस तरह से ना मानी जाती। हमें तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बात करते थे, वो कहते थे कि सिर्फ मोहब्बत जो है वो हीर रांझा ने नहीं की, और लोगों ने भी किया, लेकिन हीर रांझा को बयान करने के लिए वारिस शाह अच्छा मिल गया है। तो हमें अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक जो है एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा मिल गया, ट्रंप अमेरिकी सदर की शक्ल में। तो हो सकता है कि अगर अमेरिकी सदर ना होते तो
एक कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स रहते दोनों तरफ से। हम कहते हैं कि हम जीत गए हैं, कोई इंडिया वाले जो है वो भी कोई अपनी बात ले आते। तो अब जो है ट्रम्प जो है जितनी दफा उन्होंने बात कर ली है, हमने तो कभी तवक्को ही नहीं की थी कि हमारी जो विक्ट्री है वो इस तरह से होगी। तो लिहाजा उन्होंने इस इम्प्रेशन को बिल्कुल एक सॉलिड तरीके से फैला दिया है। और ये अब उनके वो जो भी रिपोर्ट आएगी वो कांग्रेस की हो या किसी पार्लियामेंट की हो, ये उसमें ये चीज शामिल होगी। एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये जो चाइना के हवाले से जो बात आ रही है, उधर हमारा रोल जैसे जैसे इस वार में हमें एक ट्रम्प की शक्ल में एक इन्फ्लुएंसर मिला, इसी तरह अगर पाक चाइना रिलेशन देखें तो उसमें हम जो है वो एक चाइना के लिए एक इन्फ्लुएंसर का रोल हमने प्ले किया कि उनकी जो एक दिफाई एक प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो मार्केटिंग हमने की वो पहले कभी थी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि असल में इस सारे अमल में जब लोग चाइना का जिक्र करते हैं तो वो अनजाने में पाकिस्तान के रोल को जरा कट डाउन करते हैं, उसको अंडरमाइन करते हैं। पाकिस्तान हो सकता है कि ये J10 जो है JC10 ये किसी और कंट्री के पास होते, वो शायद ऐसा परफॉर्म ना कर पाते जिस तरह पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी थी, जिस चीज का इतना इंटरनेशनल मीडिया में बात नहीं आती या मेरे ख्याल बावजूद उसका इतना जिक्र हुकूमत ने कोई ज्यादा पब्लिकली किया नहीं है, वो ये है कि इवन जो हमारी विक्ट्री है इस पे ये चाइना के लिए भी सरप्राइज थी। और वो भी पूछते थे कि एक तो हमारे जहाज हैं, इसके अलावा जो आपकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है आपने क्या इसमें स्ट्रेटजी वगैरह क्या इस्तेमाल क्या किया है। तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान का वो रोल उस तरह से पूरी तरह एक अप्रिशिएट नहीं हुआ। अगर मैं इन्हीं जहाजों की बात करूं और अगर इन्हीं का मसला हो, अब ये देखें जिस तरह मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे कि चाइना को समझते हुए वेस्ट को बड़ी देर लगी है। वो पहले यही होता था जी कि अमेरिका इनोवेट्स, चाइना इमिटेट और EU रेगुलेट्स के जो इजादात होती हैं वो अमेरिका में होती हैं, ये चाइनीज जो है ये नकल मारते हैं और रेगुलेशन वाला काम जो है ना यूरोपियन यूनियन वाले कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि वो चूंकि एक डिफेंस में बड़ा कंपेटिटिव हो गए हैं, लेकिन उनके इस कटिंग एज एडवांटेजेस जो उनको हासिल हुए हैं वो पाकिस्तान की वजह से उनको रिकग्निशन मिली है। और इत्तेफाक की बात है अलीना कि जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए उस दिन फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा हुआ था कि चाइना बड़ा डेस्परेटली मिडिल ईस्ट में अपने क्लाइंट तलाश कर रहे JC10 के, कि उस टाइम तक पाकिस्तान एक मुल्क था कि जिन्होंने ये जहाज खरीदे हुए थे। बाकी जो है वो बड़े स्केप्टिकल थे, वो फ्रांस की तरफ जाते थे या अमेरिका की तरफ से जाते थे कि उधर से हमें मिल जाए। उसके बाद से ये हमारी जो ये जो जंग है ये उनके लिए एक तरह की उनकी मार्केटिंग होगी। और दूसरी चीज कि चाइना के लिए चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसके लिए पाकिस्तान का रोल आप समझे जैसे ड्राइवर का है कि उधर अगर कोई गाड़ियां भी बनती हैं, उधर टैंक्स भी बनते हैं, तो वो पाकिस्तान को भेजते हैं कि आप इनको जरा ट्राई करके देखें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बड़ी एक बैटल हार्डेड फौज है। वो इतनी देर से मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रही है, किसी जगह पे उसकी इंडिया के साथ टेंशन चल रही है और या दूसरा जो है वो डोमेस्टिकली हमारे बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। चाइनीज फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उनके बॉर्डर जो है वो काफी देर से उधर कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई, कोई एक सिवाय इसके कि 2020 में कोई इंडिया के साथ कोई छोटी मोटी झड़पें उनकी हुई। तो उस लिहाज से जो हमें एक्सपीरियंस है उसका भी चाइना एडवांटेज लेता है कि अल्टीमेटली जो उनके आगे पोटेंशियल क्लाइंट्स होंगे वो भी तो इसी तरह के होंगे ना, यानी कि उनकी जरूरियात का आइडिया होना चाहिए। तो पाकिस्तान जो है वो इनकी प्रोडक्ट सबसे पहले पाकिस्तान में चेक होती हैं, बाद में किसी और जगह पर जाती हैं। तो JC10 के साथ भी ये हुआ है कि ये पाकिस्तान ने इसका बाकायदा अमली मुजाहरा किया, उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी एक मार्केट बढ़ी। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, शहजाद की तरफ लेके जाना चाहूँगी क्योंकि बड़ा दिलचस्प सवाल उठाती है। शहजाद, एक तरफ हम देख रहे हैं ज़ाहिर बात है ट्रम्प अपने आप को एक पीस के सफ़ीर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और उस लिहाज से वो क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने के उसमें, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली अपने अमेरिका के कौमी मफादात और उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको मुकद्दम रह के तो पेश कर रहे हैं नज़रिया।
ऑब्वियसली दोनों मौकिफ में एक तजाद नजर आता है, ट्रंप दूसरी तरफ है, रिपोर्ट दूसरी तरफ है, तो कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं पीस कीपिंग दोनों ममालिक के दरमियान में इसको तो अफेक्ट नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, इस रिपोर्ट में जो कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान का और चाइना के वेपन्स यूज करने का, वो तो इसी लिहाज से है कि पाकिस्तान को जो बढ़तरी हासिल हुई उसमें चाइनीज वेपन्स का एक अहम किरदार था। और ये बात मेरे ख्याल से फैक्ट भी है, हमने ना छुपाया है इसको, बल्कि शायद इंडिया को नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना एडवांस हो चुका है और हमारे पास जिस कैटेगरी के वेपन्स हैं चाइना से जो हमें मिले हैं वो इतना उनको डैमेज कर सकते हैं। जिसमें आपका HQ-9 डिफेंस सिस्टम था, PL-15 आपका जो मिसाइल था जो आपने नष्ट किया हुआ था J-10C में, उसके हवाले से भी बड़े खदशात थे कि शायद वो हमारे पास एक्सपोर्ट कैटेगरी का मिसाइल है जिसकी रेंज कम होगी, बट हमारे पास एक टैक्टिकल एडवांटेज था। सादा लफ्जों में कहें तो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हम उनके जहाज देख सकते थे और उनके रफेल के पास ये एडवांटेज नहीं था, जिसकी वजह से हमने उनके जहाज गिराए। तो वो ऑब्वियसली चाइनीज वेपन्स के लिए उन्होंने शोकेस किया, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपने वेपन्स को टेस्ट करने की, और उसमें जहां पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई तो उसके लिए चाइना की जो मार्केट है उनके लिए भी अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। और इस रिपोर्ट में आपने पढ़ा भी होगा कि चाइना ने कन्विंस किया है इंडोनेशिया को कि वो अपने जो रफेल्स हैं वो ना खरीदें मजीद जी। तो वो उनको कन्विंस किया इंडोनेशिया को कि वो उनसे ना खरीदे। तो ऑब्वियसली चाइना के लिए एक मार्केट तो है। मेरे लिए दो और इम्पोर्टेंट बातें इसमें हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट एक तो एक्नॉलेज करती है, अब तक जो ट्रंप साहब भी बयान देते हैं वो कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, 7-8 जहाज गिरे। वो ये नहीं बताते कि किस ममालिक के जहाज जो है वो गिरे हैं। लेकिन एक तो इस रिपोर्ट में ये बाकायदा कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया। तो ठीक है, ये बात दुरुस्त है अली साहब की कि ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ का जो कांग्रेस है उसने ये रिपोर्ट बनाई हो या वो इस नतीजे पे पहुंचा हो, या जो स्टेट डिपार्टमेंट है ये उसकी फाइंडिंग्स है वो इस नतीजे पे पहुंचे हो। बट फिर भी ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान ने इस 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को शिकस्त दी है। दूसरा, ट्रंप नहीं बताते कि किस मुल्क के जहाज गिरे, लेकिन इसमें ये भी कहा हुआ है कि रफेल गिरे हैं और चाइनीज वेपन्स को इस्तेमाल करके उनको गिराया गया है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक एंडोर्समेंट है पाकिस्तान के एक मौकिफ की, जो पाकिस्तान ने कहा है कि हमने उनके रफेल गिराए। इनफैक्ट दुनिया में ही रफेल की कंपनीज के शेयर्स का प्राइस का गिरना, फ्रेंच इंटेलिजेंस का इस हवाले से बयान आना, कंसर्न शो करना कि हम तहकीकात कर रहे हैं। एविडेंस तो पहले भी थे, इंडियंस नहीं मानते। इनफैक्ट उनके तो एयर चीफ ने कुछ महीनों बाद ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 6-7 जहाज गिराए, शायद उस पर कोई पिक्चर भी बना दे वो जाके आगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों की इस पर एक्नॉलेजमेंट हुई है। तो पाकिस्तान को न सिर्फ इन वेपन से फायदा हुआ है बल्कि हमारी इंटेलिजेंस भी बड़ी स्ट्रांग थी। और मैं क्योंकि सारा एयरफोर्स का सेटअप देख कर आया था, इट वाज वेरी मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ थी, जिसमें जब हमें ये पता चला कि हम इंटेलिजेंस के जरिए पता कर सकते हैं कि कब उनके जहाज टेक ऑफ करेंगे, कहाँ से टेक ऑफ करेंगे, तो मूवमेंट का वो पहले से अंदाजा था। और जब आपके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है तो ऑब्वियसली वो आपको जंगों में एक एज देता है। अब आपने एक सवाल ये भी किया कि क्या पाकिस्तान और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या इसके बाद, इस शिकस्त के बाद भारत की तरफ से कोई हमला नहीं होगा, क्या वो और महतात होंगे? मेरे ख्याल से ये सोचना या कहना शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। आपने देखा जो कारगिल का वाकया था वो भी उसके 1 साल बाद हुआ था, जब इंडिया और फिर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। अभी भी इंडिया को ये पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ना सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल वॉर में भी हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी फौज जो है वो लड़ना जानती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि पहले बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया, जिसके बाद वो अभिनंदन वाला पूरा एपिसोड हुआ, और यहाँ पे जो है पहलगाम के बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, और एक नहीं 7-8 स्ट्राइक्स की थी, जिसका जवाब भी पाकिस्तान को मिला। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये कहना कि इस सारे एपिसोड के बाद जिसमें पाकिस्तान ने अपनी महारत दिखाई है, इंडिया कोई अटैक नहीं करेगा या वहां से कोई हमला नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये कहना दुरुस्त नहीं हो सकता। वी शुड बी ऑन द टोज, और शायद दोबारा वो इस तरह की हिमाकत कर सकते हैं। लीमा उमर साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये जो रिपोर्ट है ये पॉलिसी साजी में कितनी अहम और इसका कितना असर होता है कांग्रेस और उसके फैसलों के ऊपर, ऑब्वियसली फिर कानून साजी के ऊपर? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब ने इस पे बात की है डिटेल में। ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, और डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलात हैं, सेंसिटिव होते हैं। मैं कोई मिसलीडिंग बात नहीं करना चाहती। तो मेरा ख्याल है जो बाकी सब ने बात की है मैं उनसे एग्री करती हूँ, बट मेरे पास कुछ सच ऐड करने के लिए नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। मोहम्मद अली साहब से जाते जाते एक और सवाल कर लेते हैं। सर, वैसे तो सब ने अपने तरीके से इसको बयान किया, लेकिन एक सवाल फिर भी, या एक तशनगी फिर भी रह गई है
ये जो डायरेक्ट रिपोर्ट सिग्नल कर रही है कि अमेरिका के लिए मफाद का टकराव है, क्लियरली चीनी दिफाई जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना, क्या ये पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ कुछ कंसर्निंग हो सकता है? क्या ये कहीं ना कहीं पॉलिसी साज़ों को इस बात को सोचने पर आमादा कर सकता है कि पाकिस्तान और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अपना किरदार है उसे 2 कदम पीछे हटे? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता अलीना। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि देखें, पाकिस्तान और अमेरिका के जो दिफाई ताल्लुकात हैं ना, वो सरकारी सतह पे तो उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन वो बड़े करीबी और देरीना रहे हैं। मुझे NDU वाशिंगटन में पढ़ाने का भी इत्तेफाक हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि दोनों जो फौजें हैं वो एक दूसरे को, उनके आला अफसरान एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेस जब होती हैं तो आपकी जो टैक्टिक्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, रेडीनेस है, मोराल है, लीडरशिप है, ये सारी चीजें आपको एक दूसरे के साथ समझने में मदद देती है। मसलन एयर वॉर कॉलेज है हमारा कराची में, वहां पे 30-35 मुल्कों की एक्सरसाइज हम प्लान करते हैं, और उसमें हम एक, आप समझें कि एक आलमी जंग का खाका पेश करते हैं। ये 35 मुल्कों की जंग हो रही है, और कैसे कौन क्या क्या रोल प्ले करेगा, क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, टैक्टिक्स होंगी, तो आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और जिस तरह उमर साहब ने बहुत अहम बात की कि पाकिस्तान को ना पिछले, इसको आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, हमने 77-78 साल में जितना जंगी तजुर्बा पाकिस्तान को है, शायद इस खित्ते के किसी मुल्क को नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि आपकी मसलन एयरफोर्स की आप बात करें तो आपकी एयरफोर्स 1979 से लेके आज तक प्रैक्टिकली हालत जंग में है। अफगान वॉर में भी आपकी एयरफोर्स जो थी वो रेडी थी, वो सोवियत यूनियन के जहाज भी गिराती थी। आपकी 98 के टेस्ट के दौरान भी वो रेड अलर्ट पे थी, वो स्टैंड ऑफ में भी थी, स्विफ्ट रिटॉर्ट में थी। अभी आपने देखा तो आपके जो रेडीनेस लेवल है, आपकी जो टैक्टिक्स हैं, आपकी जो प्लानिंग है, वो बहुत वे अहेड ऑफ टाइम है। मैं आज आपको एक चले खबर भी दे देता हूँ। स्विफ्ट रिटॉर्ट 2019 में जो हमने किया था उसकी प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 से कम 12 साल पहले मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, जब प्लानिंग हो जाती है तो फिर उसके मुताबिक टैक्टिक्स बनाई जाती हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसको बिल्कुल मास्टर कर लिया जाता है। ये इस तरह नहीं है कि उस दिन फैसला किया गया कि क्या करना है और फिर अगले दिन हमने कर दिया। इस तरह नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है, सालों उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। इसराइल ने जब एयर अटैक किया था इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत किताबें भी लिखी गई हैं। तो वो जो 14 पायलट्स का चुनाव किया गया था, उनको 1 साल दिया गया था, वो 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहे थे उस एयर रिएक्टर के ऊपर अटैक को। तो इसके लिए सालों प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये आम आदमी समझता है कि बस लीडरशिप ने फैसला किया कि ये कर दो तो अगले दिन हो जाता है। इस तरह नहीं होता। फौज बहुत कंजर्वेटिव इदारा होता है और मोहतात इदारा होता है। उसमें हर एस्पेक्ट को, स्ट्रेटजी को, टैक्टिक को बनाने बहुत, और ये मैं इनडायरेक्ट क्विक कमेंट करना चाहूंगा। जिस तरह आपने शहजाद साहब से भी पूछा कि क्या खतरा भारत से है, तो मैं समझता हूँ हाँ और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि उनकी सियासी, नफ्सियाती और तस्वीराती जरूरत और मजबूरी है कि जो उनकी साख को नुकसान पहुंचा है, उनकी फौज को, उनकी क़यादत को, आलमी स्टेटस को, उसको कंपनसेट करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताऊंगा कि अगर उनको पाकिस्तान ने 6-7 डोमेन्स में जो आउटस्मार्ट किया है, उन तमाम डोमेन्स में अब वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त भी जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अलीना, वो उन एक्सरसाइजेस के जरिए अपनी टैक्टिक्स को इंप्रूव और रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं है कि ऑफ द शेल्फ आपने 2 नए जहाज ले लिए और अगले दिन आप पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। उसको मास्टर करने में, ऑपरेशनलाइज करने में उनको 6 महीने, साल लगेंगे। इसलिए फौरी तौर पे मैं समझता हूं उनकी करंट कैपेबिलिटी जो है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान की सुपीरियर ट्रेनिंग और सुपीरियर रेडीनेस और स्ट्रेटजी को के खिलाफ हमले का जो है खतरा मोल ले। लेकिन इन द लॉन्गर रन देयर इज डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन। वो तो ऑब्वियसली। देखिए, मैं आखिरी कमेंट आपके सवाल के जवाब में कर देता हूं। मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। अच्छा, पॉलिटिकल नीड है और पॉलिटिकल डिजायरेबिलिटी और ख्वाहिश भी है। उनकी सियासी क़यादत ये चाहती है उनकी फौज को मजबूर करके कि जनाब आप कुछ ऐसा करें कि हमारा कद काठ और साख बहाल हो जाए। लेकिन उनकी फौज के अंदर ये एहसास पाया जाता है कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। कारों की आपने राय जानी। ब्रेक के बाद आपके सवाल।
वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवाल भेजे तज्जियाकारों से जवाब जानते हैं उनके। चीमा साहब से करते हैं पहला सवाल। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर शहरी एक बार मोबाइल पर पीटीए टैक्स दे चुके हों और फ़ोन चोरी हो जाए तो नई डिवाइस पर दोबारा टैक्स आवाम के लिए बड़ा बोझ है। तहफ़्फ़ुज़ ना देने पर रियासत कम अज़ कम टैक्स में रिलीफ क्यों नहीं देती? क्या ये शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं? मेरा ख्याल है सर किसी ने वैसे तो आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। आपके साथ भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही वाक़या पेश आया था ना, और उसके ऊपर आपने कुछ गिरा भी किया था। मेरा ख्याल है कि मेरा किसी ने कुछ शायद ट्वीट पढ़ लिया है, ऐसा ही लग और रहा है। मेरे साथ मेरा फोन छिन गया था। और अच्छा। ये जरा वाकया तो कोई 2 साल पुराना था, लेकिन मैंने उसको टैक्स के पर्पस के हवाले से बात करते हुए मैंने बात की थी कि 2 अच्छा। साल पहले मेरा फोन छिन गया, जो कि जिस पे मैंने टैक्स दिया हुआ था, आईफोन था। उसके बाद मैंने एक और फोन लिया, मैंने पीटीए वालों से रब्ता किया, मैंने कहा भाई मेरा फोन छिन गया है, एफआईआर भी हुई है, तो आप इसका टैक्स उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें जो छिन गया है, नए फोन का उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा एफबीआर वालों से बात करें। मैंने एफबीआर वालों से बात की। एफबीआर वालों ने कहा जी कि अगर ये तरीका हो तो फिर तो लोगों की गाड़ियां भी चोरी हो जाती हैं, तो फिर हमें उस पर भी टैक्स छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि टैक्स की एक फिलॉसफी है। मैं टैक्स आपको क्यों देता हूँ? क्या मैं बता देता हूँ? मैं टैक्स देता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आप तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं आपसे फिर भी शिकायत नहीं कर रहा कि मैं, यानी कि इतना ज्यादा आपके पास शायद वसाइल नहीं होंगे हुकूमत के पास। आप जो है मुझे फोन भी नहीं लेकर दे रहे। मेरा फोन मैंने और लिया है, आप इतनी जेस्चर नहीं शो कर रहे कि मेरा ऑलरेडी उसका एक एविडेंस मौजूद है कि इसका फोन पहले चोरी हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर लें। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं टैक्स के मामले में मेरी बड़ी रेडिकल अप्रोच थी, और मैं ये समझता था कि किसी बंदे की अगर आपने पैट्रियटिज्म चेक करनी है तो उसका बेहतर तरीका है कि आप देखें वो टैक्स देता है या नहीं देता। हालांकि एक बजाय छोटा सा वाक्य है, लेकिन जो एक टैक्स की फिलॉसफी है मेरे ज़हन में वो चेंज हुई है कि बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी तो अपना अपना कोई ना कोई जवाब तराशा हुआ है ना। अगर रियासत अपना ये रोल अडॉप्ट कर ले कि हम जो है कोई बता हो रहे हैं, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप चोरों के साथ मिले हुए हो, आप उनको कहें कि आप इनसे फोन चोरी कर लें, इस पर टैक्स ले लिया है, फोन चोरी करें, ये और एक फोन लेकर आएंगे, हम फिर टैक्स लगाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू है। अक्सर लोगों की इस हवाले से कंप्लेन आ रही होती है, ये इस तरह के जो मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि उन्हें टैक्स लगाना चाहिए, तो कम से कम कोई थोड़ी सी एक उनको लोगों के साथ इजहार हमदर्दी भी करनी चाहिए, और उनको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आपको उनको इनकरेज करें, बजाय इसके कि आपको ये लगे कि हमारा तो काम है टैक्स लेना, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं, हमने कोई डिलीवर नहीं करना है। सर आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको अपना पर्सनल वाकया बता देती हूँ। बल्कि हमारे ही इस्लामाबाद ब्यूरो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद भी की इसमें। ये 2-2.5 साल पहले का वाकया है। फ़ोन लिया, पीटीए पेड फ़ोन था, उसके ऊपर कुछ, मैं लाहौर गई वापस आई, उन दिनों में नया नया पीटीए स्टार्ट हुआ था, ग्लिच करना शुरू कर दिया फ़ोन ने और एकदम से सिग्नल्स चले गए। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है। पता चला कि जी वो शायद जो पीटीए पे किया हुआ था वो इनके सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया एफबीआर के, और वो सही तरह से रजिस्टर्ड नहीं हुआ। रिपोर्टर भाई जो हैं उन्होंने बड़ी मदद की, चेयरमैन एफबीआर तक के पास गए, उन्होंने कहा हमारे सिस्टम का फॉल्ट है, आपका क्योंकि शो नहीं हो रहा, बेशक आपके पास रसीद भी है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आपको दोबारा से वो जो भी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम की फॉल्ट है और हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा, बेशक आपके पास रसीदें हैं। तो माशाल्लाह ऐसा भी होता रहा है। तो ये सर हमें लोग अपनी जगह पे हक भी जाने हैं कि अगर आप लोगों का इतना भी ख्याल नहीं कर सकते, उनकी कोई एक्नॉलेज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सिस्टम का मसला है, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में अब शो नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ नाइस। वाकई ये सिस्टम का ही मसला है, ये सिस्टम का ही मसला है सर। पूरी हमदर्दी, आपका दुख समझते हुए थैंक यू सो मच चीमा साहब, एंड आई रियली होप कि ये जो सिस्टम्स हैं ना हम इनको ठीक कर लें, ताकि जो वाकई में रूल्स कवानीन के मातहत लोग चलते हैं, बाय द बुक चलते हैं, उनको तो कम से कम हम तकलीफ़ ना देना। आगे बढ़ते हैं जी, सैयद मोहम्मद अली साहब के लिए जो सवाल आया उनसे करते हैं। मोहम्मद अली साहब तो MBS अमेरिका में मौजूद हैं, दौरे पर गए हैं, सऊदी अरब के साथ उनका जो स्ट्रेटिजिक दिफाई माहिदा हुआ है उससे मुतल्लिक आपसे सवाल हो रहा है और पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रेटिजिक माहिदा खित्ते में अमन को क्या मजबूत करेगा? आप इसकी अहमियत क्या समझते हैं और इसकी असरात क्या समझते हैं? देखिए, मैं एक लिहाज से सऊदी अरब की जो एक
pragmatic approach है towards changing and turbulent regional geopolitics, उसको मैं बड़ी अप्रिसिएशन से देखता हूँ कि उन्होंने, जबकि पूरी दुनिया जो है आपने देखा कि शॉक थी ट्रम्प साहब के हुकूमत में आने के बाद कि भाई ये क्या करेंगे हमारे साथ, उन्होंने तमाम यूरोपियन एलाइज को नाराज़ कर दिया, जापान, साउथ कोरिया, सबको परेशान कर दिया, यूक्रेन की सरपरस्ती से हाथ उठा लिया, रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भारत को इतना ज़्यादा उन्होंने तलमिला दिया, तो पूरी दुनिया शॉक थी कि भाई ये क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सऊदी अरब ने जो है सफारतकारी की है। उन्होंने 1 ट्रिलियन के करीब जो है इन्वेस्टमेंट का इंडिया भी दिया है, और वो ये बात समझते हैं कि सदर ट्रम्प बुनियादी तौर पे तो एक कोहना मश्क बिजनेसमैन है, तो उनसे वो एक बिजनेस मैन के तौर पे डील कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उनको पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स क्या है, उसमें ऑयल एंड गैस को वो रिवाइव करना चाहते हैं, तो सऊदी अरब के लिए, अरामको के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिकन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कर दें। तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि रीजनल जो सिक्योरिटी के हवाले से उनकी बहुत देरीना ख्वाहिश थी न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं समझता हूँ जो ये दिफाई मुआहिदा है इसके मुकाबले में सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो सिविल न्यूक्लियर डील है कि बाज़ाब्ता तौर पे IAEA के सेफगार्ड के तहत अब सऊदी अरब का एक एटमी प्रोग्राम जो है वो तरक्की पाएगा, और साथ ही साथ उनको एक तरह से एक अश्योरेंस भी मिल गई है कि जनाब अमेरिका जो है उनकी सिक्योरिटी को गारंटी करेगा, और उसका अल्टीमेट जो एविडेंस है वो F-35 जो 5th जनरेशन अमेरिका का सफ़े अव्वल का लड़ाका तैयारा है उसकी ऑफर भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये साबित करता है कि ट्रम्प साहब जो हैं सऊदी अरब को इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी अहमियत देते हैं, और बल्कि ये F-35 की जो ऑफर इन्होंने सऊदी अरब को की है इसके हवाले से इसराइल में थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है कि इसराइल में ये एहतमाल पाया जाता है कि अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एयर सुपीरियरिटी वो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की शक्ल में इंजॉय करते थे वो सऊदी अरब को इस ऑफर के जरिए से एक तरह से ख़त्म कर दी गई है, और आप किसी हद तक एक बैलेंस ऑफ पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। सर बिल्कुल ब्रीफ कमेंट एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी, ये जो इशारा दिया MBS ने अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, और ग्रेजुअली जो है ये अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच काफ़ी अरसे से रखते थे कि बतदरीज जो है अपने सलामती के हुसूल के लिए उनको मसले फ़लस्तीन के हल के साथ साथ इसराइल की जो मुखासमत है उसमें कमी लाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि एक जानिब आप एक अमन मंसूबे की तरफ भी बढ़ रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, और दूसरी जानिब जो एनिमोसिटी और एक तरह से एक्रिमनी थी दोनों ममालिक के दरमियान, जो नफरत और बहुत ज़्यादा अदम सलामती का मामला था, उसमें भी कमी आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ओके, मोर ऑन दैट इन द कमिंग डेज। फिल वक्त बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, इसी ब्रेक लेनी है हमें, उसके बाद वापस आते हैं, शहजाद और रीमा से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। रीमा और शहजाद से एक ही जैसा सवाल किया गया है तो बारी बारी कर लेते हैं इसको। शहजाद से पहले सवाल कर लेते हैं। शहजाद, पूछा जा रहा है गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उनकी बहनों ने अडियाला रोड पर धरना दिया, उसके बाद पुलिस ने अलीमा खान समेत दीगर को हिरासत में लिया। नौरीन नियाज़ी की तबीयत बिगड़ गई, ये बताया जा रहा था, उनको तो खींचा भी गया, और ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से अलीना बहुत ही शर्मनाक रवैया था ये पुलिस का, और मुझे नहीं समझ आती कि इस हद तक जबर का फ़ायदा क्या होगा इस हुकूमत को। यानी एक तो कानूनी इख्तियार है इमरान खान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह चुका है कि मुलाकात होनी है वकला की और उनके फैमिली मेम्बर्स की, दिनों का तयन किया हुआ है, बट 3-3, 4-4 हफ्ते, 5-5 हफ्ते मुलाकात ना करने देना, ये तो एक इटसेल्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है, और वैसे ही जो प्रेजेंट लॉज होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी है।
मुलाकात हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? पिछले 2 साल तक वो 2.5 साल तक जेल में रहे, कई मुलाकातें हुई हैं, क्या किसी मुलाकात से कोई ऐसा फर्क पड़ गया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बहाल हो गई हो या इमरान खान की रिहाई हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक तो मुलाकात ना करने देना और फिर इस तरह का तशद्दुद करना, जबर करना, इसकी क्या सेंस बनती है? क्योंकि आज भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर क्या बीती, कि पुलिस खवातीन वहां पे मौजूद थी, उन्होंने जिस तरीके से उनको घसीटा, वो कहते हैं उनके हाथ पे पहले ही इंजरी थी। तो ये रवैया किस तरीके से हुकूमत को फायदा देगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी 2 दिन पहले ही लंदन में जब सहाफी बात कर रहे थे, मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि हम ना विक्टिमाइजेशन की सियासत करते हैं, ना हमने किसी से सियासी इंतकाम लिया है। तो अगर ये सियासी इंतकाम नहीं है कि 70 साल बुजुर्ग खवातीन उनके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, तो अगर ये विक्टिमाइजेशन नहीं है तो फिर और क्या है? अभी आपने देखा कि अज़मा बुखारी साहबा जो कि तर्जुमान है पंजाब की, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिक्योरिटी वुमेन के लिए ड्रोन पुलिसिंग का इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो हुआ है कि ये खवातीन को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे वहां पे, मतलब ड्रोन बड़ी अच्छी बात है अगर आप ये इनोवेटिव तरीके ला रहे हैं खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो क्या वो खवातीन सिर्फ वो होंगी जो कि आपकी सियासी मुखालिफ ना हो या आपकी पार्टी से बिलोंग करती हो या कोई इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल हो? अगर जो आपके मुखालिफ खवातीन होंगी सियासी तौर पे, तो क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कुछ नहीं कर रहे हैं? उनकी पिटाई लगवानी आपने पुलिस से? तो मुझे नहीं समझ आता। और क्योंकि मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि जबर की कोई लॉजिक नहीं समझ आती मुझे। पुलिसिंग की भी कुछ तरीकाकार होता है। रीमा उमर साहब अगर इसके ऊपर राय शामिल कर लेते हैं। एक कमेंट सिर्फ, कल आपने देखा कि सुहेल आफरीदी का इसके बाद बड़ा एक एग्रेसिव ट्वीट आया। अब कल को अगर वो एग्रेशन में आके कोई धरना देने की कॉल देते हैं, इस्लामाबाद मार्च करते हैं, तो हु विल बी रिस्पांसिबल? अगर वो इस चीज को बुनियाद बनाते हैं कि हमारी खवातीन को मारा इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, तो क्या ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि मामला को अभी सुलझाएं? ठीक है, वक्त कम है, रीमा की राय भी शामिल कर लेते हैं। जी रीमा। जी अलीना, बहुत पूरा ये जो मामला है ना इमरान खान साहब की मुलाकातों का जेल में और इसके अराउंड जो सारा ड्रामा होता है, ये बहुत अच्छी अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन है इस वक्त। आपको हर एलिमेंट इसमें मिलता है जो ओवरऑल हमारी पॉलिटिक्स में हमारे साथ जो रूल ऑफ लॉ का जो हाल हो रहा है इस मुल्क में, वहाँ आपको मिलता है। अब आप देखें, एक प्रिजनर के राइट्स होते हैं, उनके हकूक हैं कुछ, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी देख लें, मंडेला रूल्स हैं जो कहते हैं फैमिली का, खास तौर पे फैमिली का मिलना जो है एक प्रिजनर की राइट है। ये एक एहसान आप उन पे नहीं कर रहे कि आप कभी कुछ हफ्तों बाद मिलने देते हैं, ये उनका राइट है कि कंटिन्यूअसली एक इंगेजमेंट हो, उनकी मुलाकातें हो। यहाँ हमने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, वो फ्लाउट होते हैं, कंटेम्प्ट की पिटिशंस होती हैं, उसमें अदालत फिर से कह देती है कि नहीं, जो अडयाला जेल की सुपरिंटेंडेंट है वो मुलाकातें करवाएं। बार बार हम ये साइकिल रिपीट होता हमें नजर आ रहा है और मुलाकातें नहीं हो रही। ये मुझे तो लगता है क्रूअल्टी है, इसका जो क्रूअल एक एलिमेंट है ना, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी एक शख्स जेल में है, आपने मजीद उनके साथ क्रूअल्टी दिखानी है। और कल जो हुआ कि धरने पे जिस तरह पुलिस ने उसको रोकने की और उसको ऑलमोस्ट असॉल्ट किया, ये भी एक क्रूअल्टी का ही एक एलिमेंट है। वो जो पिक्चर्स हमें नजर आती हैं, जो वीडियोस हैं, वो इतनी तकलीफदेह हैं कि आपके पास पुलिस का, आपने सवाल पूछा, अगर सिट-इन को पुलिस ने डिस्पर्स करना था, आपको बहुत से और तरीके भी हैं जो आपने करने होते हैं। यूज ऑफ फोर्स जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है और हमने यहाँ पे देखा है कि पुलिस ये पहली तरह इस्तेमाल करती है कि आपने जबरदस्ती से लोगों को हटाना है। तो ये हर तरह से अब्सर्ड मामला है और ये मैं देखती हूँ हम एक विशेष साइकिल में फंस चुके हैं, क्योंकि सपोर्टर्स जो नून लीग के हैं वो कहते हैं आपने भी मरियम नवाज के साथ, ये बड़ी अहम बात है, हाँ। तो अब ये हो रहा है, तो वो विशेष साइकिल कब टूटेगा? क्योंकि इस मुल्क में जो भी बुरा होता है, इनह्यूमेन होता है, क्रूअल होता है, दूसरी तरफ से आता है कि आपने भी ये किया था, आपने भी ये किया था, बट कब ये मामला खत्म होगा? क्योंकि वरना तो फिर हम बिल्कुल ही एक अस्याह तरीन दौर में चले जाएंगे और निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी, जैसे आपने भी शहजाद ने भी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि सख्त हुकूमत के ऊपर आती है, वो इन पावर है, वो इन कंट्रोल है। कुछ एक तो बिल्कुल गलत, दूसरा इस तरह के जेस्चर्स दे कि जिससे थोड़ा माहौल ठंडा हो। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।